जब गरीबी दरवाजे से दाखिल होती है तो प्यार खिड़की से रफ्फू चक्कर हो जाता है। स्कूल कॉलेज का प्यार कब परवान चढ़ा और कब उतर गया पता ही नहीं चलता है। यूनिवर्सिटी का प्यार भी कुछ कम नहीं है। साथ जीने मरने की कस्में खाकर एक दूसरे को समर्पित कर देते हैं और नतीजा 9 महीने बाद मिलता है। अब लिव इन रिलेशन की तो बात ही क्या है। 2-3 साल साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मौज मस्ती करते हैं। पसंद नहीं आए तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हाँ, अगर इस बीच कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कुछ ले दे के समझौता हो जाता है। मगर तुम इन सब बातों में नहीं पड़ना, मेरा सिर नीचा मत करना। समाज में बहुत मेहनत से मैंने इज्जत कमाई है। कहते हुए पिताजी की आंखों के कोने गीले हो गए थे। मैं सिर झुकाकर चुपचाप सुन रहा था और पिताजी मुझे सुनाए जा रहे थे। दरअसल मेरा ग्रेजुएशन गांव के ही एक महाविद्यालय से कंप्लीट हो गया था। वनडे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मुझे शहर जाना था, जिसके लिए मैं माँ और पिताजी को काफ़ी मन्नतों के बाद मना पाया था। पिताजी गांव में एक छोटे किसान थे। किसी तरह वो मेरी 3 बहनों और मुझे पढ़ा लिखा रहे थे। सबसे बड़ी बहन की शादी हो गई थी। जीजा जी अपना कोई बिजनेस करते थे। दूसरी बहन अभी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में थी। तीसरी बहन अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी। पिताजी के सिर पर काफ़ी जिम्मेदारियों का बोझ था, या मुझे एहसास था। मगर दोस्तों को देखकर मुझे भी अपना करियर बनाने के लिए शहर जाना ही था। गांव में वह व्यवस्था नहीं मिल पाती। अगर अगले दिन पिताजी ने कुछ रुपयों की व्यवस्था कर मुझे और मैं अपने दोस्तों के साथ शहर आ गया। पहली बार जब शहर में आया तो मैंने इतना खुश हुआ कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ऐसी जादुई दुनिया में आ गया हूँ जहाँ मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं केवल मूक दर्शक हूँ। आश्चर्य से मेरी दोनों आंखें खुली रह गई। गांव में एक लड़के का किसी लड़की से बात करना भी गुनाह था, और यहाँ तो हाथ में हाथ पकड़ कर चलते हैं। मेरे लिए सचमुच नया था। सभी मित्रों ने एक रूम किराए पर लिया, जिसमें सब ने अपना अपना शेयर दिया था। दिन भर पढ़ाई लिखाई होती और शाम को छत पर चढ़कर मैं केवल रंगीन लाइटों को निहारता और बहुत देर तक निहारता। कुछ दिनों बाद मेरे 4 मित्र में से 3 अपने घर वापस आ गए। एक मित्र आशीष मेरे साथ रहा, मगर वह भी ज़्यादा दिन नहीं टिका। एक दिन वह मुझे छोड़कर घर चला गया। सच कहूँ तो एक साधारण परिवार के लिए अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला पाना बहुत मुश्किल है। शिक्षा कल भी महंगी थी और आज भी महंगी ही है। मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी थी। पिताजी को यह मैं बता नहीं सकता था। अगर उन्हें यह बता देता कि मैं अकेले ही रूम का किराया दे रहा हूँ तो वह मुझे गांव बुला लेते, और मैं गांव नहीं जाना चाहता था। मेरे कुछ दिन ऐसे बीते जब मुझे सूखी रोटी, नमक और प्याज खाकर काटने पड़े थे। अंत में मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और मुझे कुछ पैसे मिलने लगे थे। मैंने कुछ दूर तक एक कंपटीशन की कोचिंग ज्वाइन की और सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कोचिंग पढ़ाता। यह मेरी डेली रूटीन हो गया था। एक दिन कोचिंग में मैंने देखा कि एक लड़की जो सबसे अलग थी, वह ब्लैक बोर्ड की तरफ न देखकर जाने कहाँ गुम थी। मैंने उसे कई बार देखा, लेकिन वह इन सब से बेखबर जाने किन्हीं ख्यालों में गुम थी। जब कोचिंग का टाइम ख़त्म हुआ तो मैं उसके पास गया और हिम्मत करके बोला, एक्सक्यूज मी जी कहिए। उसने आश्चर्य से बोला, आज आप कोचिंग में नहीं थी क्या? वह चौंकते हुए बोली, मेरा मतलब आप कोचिंग में थी मगर आपका ध्यान कहीं और था। हाँ, वो कुछ प्रॉब्लम थी, कहकर वो आगे बढ़ गई। मैं वहीं खड़ा कुछ सोचने लगा। अगले दिन वह कोचिंग नहीं आई। मैंने कई बार उसे क्लास में देखा, मगर उसकी सीट खाली ही थी। अगले दिन जब वह आई तो मैं बगैर कुछ सोचे ही उसके पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। काफ़ी देर तक उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैं था तो क्लास में, मगर ध्यान उसकी ही तरफ था।
जब 1 बजे क्लास ख़त्म हुई तो वह तेज़ी से निकली और टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ने लगी। मैं लगभग दौड़ते हुए उसके पास गया और हाय, मैंने उसकी तरफ मुखातिब होते हुए बोला। हेलो। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा के बोला, कल आप कोचिंग नहीं आई थी? ओह, तो आप सबका इतना ध्यान देते हैं कि कौन आता है और कौन नहीं। सबका नहीं, केवल आपका। मैं एक सांस में कह गया, अच्छा, मेरा क्यों? उसने मुझसे सवाल किया। कुछ देर तक मैं खामोश रहा, फिर उसने ही खामोशी तोड़ी। आपने बताया नहीं, आप मुझे इतना क्यों नोटिस करते हैं? उसने फिर सवाल किया। एक्चुअली मैं यहाँ नया हूँ, किसी को जानता नहीं हूँ। ओह, तो आप यहाँ जान पहचान बनाने आए हैं? उसने मेरी बात को बीच में ही काटते हुए तंज कसा। देखो, यहाँ हम सभी पढ़ने आए हैं, अपना भविष्य बनाने आए हैं, किसी से जान पहचान करने नहीं आए हैं। बेहतर होगा कि आप भी अपनी पढ़ाई करिए और माता पिता का नाम रोशन करिए। उसने मुझे फटकार लगाई। वह आगे बढ़ गई और मैं वहीं खड़ा खड़ा उसकी कही एक एक बातों पर हतप्रत हो सोचने लगा। वह जब भी क्लास में आती, एक बेहद खूबसूरत महक कमरे में भर जाती। वह किसी से बोलती नहीं और अपना ध्यान पढ़ाई में लगाती। मैं केवल उसे ही देखता। जाने कब उसे दिल दे बैठा, पता ही नहीं चला। एक रोज़ जब वह कोचिंग से निकली तो मैंने उसे रोककर अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गई। मैं निरुत्तर अपना सा मुँह लेकर खड़ा रहा। वह रोज़ क्लास आती और बगैर मेरी तरफ देखे ही वह अपना ध्यान पढ़ने में लगाती। जब कोचिंग का टेस्ट हुआ तो टॉप 10 में उसका नाम था, मेरा कहीं नाम ही नहीं था। पिताजी की वो कही गई सारी बातें मुझे एक एक कर याद आने लगी और मुझे अंदर तक झकझोर गई। SSCCGEL का फॉर्म आया। कोचिंग की तरफ से सारे बच्चों का फॉर्म भरवाया गया और यह अनाउंस किया गया कि कल से 1 महीने 1 घंटे एक्स्ट्रा क्लास चलेगी। हम दोनों रोज़ कोचिंग आते, मगर कोई किसी से नहीं बोलता। एक रोज़ जब मैं कोचिंग से निकल रहा था तो देखा कि वह किसी लड़के की बाइक पर बैठ कर जा रही थी। मुझे एक फिर जोर का झटका लगा। सारे ख्वाब हवा में उड़ गए। वह लड़की जिसका नाम रीना था, जिसे मैं ठीक से जानता भी नहीं, और इतना प्यार हो गया उससे कि उसे किसी और के साथ देख तो मेरे तन मन में आग लग गई। खैर, शादी विवाह, रिश्ते नाते, यह सब ईश्वर की देन है। कब कहाँ किससे हो जाए कोई नहीं जानता। SSCCGEL का एग्ज़ाम दिया और कोचिंग से कई लड़कों का सिलेक्शन भी हुआ, पर ना तो मेरा सिलेक्शन हुआ और ना ही रीना का। पिताजी का फ़ोन आया तो मैं अनजान भय से काँप उठा। मुझे लगा पिताजी अब हमें गांव बुला लेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा और यह कहकर फ़ोन काट दिया कि बेटा, अब मुझसे अकेले घर का बोझ नहीं उठाया जाता, तू जल्दी से कोई नौकरी कर ले। पिताजी ने तो अपनी व्यथा कह दी, मगर मेरा क्या? मेरा तो रीना के बगैर बुरा हाल था। मैंने एक बार फिर से तय किया कि इस बार रीना का फिर से सामना करूँगा और अपने मन की बात कहूँगा। अगर वह फिर भी नहीं मानी तो उसका पैर पकड़ लूँगा, अपने प्यार का वास्ता देकर उसे मना लूँगा। मगर यह सब प्लान उस समय फेल हो गया जब मैंने देखा कि रीना अपने बॉयफ्रेंड को साथ लेकर आई थी। रीना ने मुझे देखा और अपने बॉयफ्रेंड के साथ चिपक कर बाइक पर बैठ गई। मुझे एक बार फिर से उससे जलने की कोशिश की। अब यह रोज़ का काम हो गया था। वह कोचिंग से निकलती तो उसका बॉयफ्रेंड उसका इंतज़ार करता मिलता। समय बदलता और मैंने अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर किया। एक के बाद एक एग्ज़ाम देता रहा और असफलता हाथ लगती रही, मगर एक दिन सफलता को मैंने अर्जित कर ही लिया। मेरा सिलेक्शन सेल टैक्स में ऑडिटर के पद पर हुआ। मुझे ना चाहते हुए भी उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर आना पड़ा। पिताजी काफ़ी खुश थे। नई नौकरी, नई जगह, नए लोग, सब इधर से उधर हो गया था। मगर कुछ ही दिनों में लोग एक दूसरे से परिचित हो गए। मेरे साथ कुछ लड़के और थे जो लोअर
डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट पर नए आए थे। काफ़ी मजाकिया किस्म के थे। एक दिन तो हंसी मजाक में कट जाता, मगर रात बहुत मुश्किल में कटती। रीना को मैं भूल नहीं पाता था। वह मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो चुकी थी। उसे भुला पाना मेरे बस में नहीं था। समय बीता, मैंने अपने दोनों बहनों की शादी की। पिताजी की जिम्मेदारियों वाला बोझ कम हुआ। मैं जहाँ रहता था वहाँ कुछ लड़के जो मेरे साथ ही पोस्ट हुए थे, उनका भी सरकारी कमरा मेरे बगल में ही था। उन लोगों ने एक पार्टी रखी थी। मुझे भी बड़े आदर के साथ बुलाया गया। पार्टी में देखा कि सभी हाथ में जाम लिए खड़े थे। मुझे भी ऑफ़र किया गया, मगर मैंने मना कर दिया। तभी एक लड़के ने मेरे कान में लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, सर, शराब ना सही, शबाब तो। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने उसे घूर कर देखा। वह सकपका गया, मगर दूसरे ही पल मेरे होठों पर हंसी आ गई। उसे बुलाया मैंने और कहा, नहीं यार, आप लोग एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। कहकर उठने लगा तो 2-4 मेरे सीनियर भी आ पहुँचे। अरे एडिटर साहब, कहाँ भागे जा रहे हैं? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, कहकर ठहाके मार कर हंसने लगे। लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं सर, मुझे कुछ काम है। ऑफिस से कुछ फाइलें ले आया हूँ, घर पर ही उन्हें देखना है, कहकर अपने रूम में आ गया। कुछ देर फाइलों को देखा तो नींद आने लगी और सोफे पर ही सो गया। रात के लगभग 1 बजे मेरी नींद अचानक से खुल गई। बाहर कुछ किसी से कहा सुनी हो रही थी। मुझे लगा कि ऑफिस के लोगों ने पार्टी में शराब पी होगी, इसीलिए बहस हो रही होगी। हम अक्सर देखते भी हैं कि जहाँ पार्टी वार्टी होती है वहाँ इस तरह का लफड़ा हो ही जाता है। लेकिन जब मुझे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी तो मैं बाहर आया। देखा तो बड़े बाबू के साथ ऑफिस का नरेश, रमन और मित्तल नशे की हालत में किसी लड़की से बहस कर रहे थे। मैं करीब गया तो बड़े बाबू से पूछा, क्या बात है बड़े बाबू, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे ये साली पहले बोली थी कि 3 लोगों का 3000 रुपये लेगी, अब यहाँ एक बढ़ गया तो 5000 मांग रही है, बड़े बाबू लड़खड़ाती आवाज़ में बताने लगे। मुझे यह समझते देर न लगी, यह वही शबाब है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। मैं सोच ही रहा था कि मेरे पैसे मुझे दे रहे हो कि जैसे ही मैंने उस आवाज़ को सुना मेरे होश उड़ गए। पीछे पलट कर देखा तो वह रीना थी। रीना की निगाह जब मुझ पर पड़ी तो वह अवाक अपलक मुझे देखती रही और फिर बरबस ही उसकी आंखों में आंसू बरस पड़े। मैं किंकर्तव्य विमूढ़ वहीं खड़ा रहा। जड़वत वह बगैर कुछ कहे अपनी स्कूटी स्टार्ट की और वहाँ से चली गई। मैं उसे अपलक तब तक देखता रहा जब तक वह मेरी आंखों से ओझल नहीं हुई। आगे इस कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि इस कहानी का अगला हिस्सा मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर तुरंत आ जाए। मिलती हूँ इस कहानी के अगले हिस्से के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।